नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर और डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट जेआरएफ का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड पे डिस्कस करेंगे। इधर मैंने फैक्ट्स के कुछ वीडियोस अपलोड किए और कुछ बच्चे हैं जो मुझसे चाहते हैं कि सर टीचिंग के लिए भी विशेष वीडियोस अपलोड करें। उस प्रक्रिया में ये पहला वीडियो मैंने टीचिंग के लिए आज इसको शूट किया है। इस दृष्टिकोण से आज हम चर्चा करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। स्टूडेंट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट जेआरएफ में एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। टीचिंग एप्टीट्यूड ना ही सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ में बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपकी इंटरव्यू स्किल्स के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो रिसर्च और टीचिंग इन दोनों एस्पेक्ट्स पे बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है व्यावहारिक रूप से, ना कि सिर्फ सैद्धांतिक रूप से। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो प्रश्न आते हैं वो फोकस होता है टीचिंग की कला पर। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड में देखना होता है कि आपके पास आर्ट ऑफ टीचिंग कैसी है, आप कितना बढ़िया पढ़ा सकते हैं, आपको पढ़ाने के क्या क्या गुण हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चे हमारे नेट जेआरएफ के लिए प्रयास कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की क्वालिफाई करने के लिए लगे हैं, उन्होंने कोई टीचिंग किया नहीं है। अतः ऐसे में जब आपने पहले कोई प्रायर टीचिंग नहीं किया है और अचानक आपसे टीचिंग के क्वेश्चंस करें तो जाहिर सी बात है व्यवहार को सिद्धांत पे परखना या व्यवहार को सिद्धांत के बल पे समझाना काफी कठिन और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को, छात्रों को यह मैसेज देता हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जब क्वेश्चन आए तो उस समय वो एक एहसास करें कि एक विश्वविद्यालय स्तर का शिक्षक कैसा कार्य करेगा इन परिस्थितियों में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहली बात हम ये आपको बता दें कि इस टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। हमारा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो कुछ पॉइंट्स को लेकर है, जिसमें सबसे पहले टीचिंग कॉन्सेप्ट यानी शिक्षण की अवधारणाएं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या है, उसके बाद शिक्षण के स्तर यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। और यहाँ पर 3 प्रकार के मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे डिस्कशन होता है इस सेक्शन में, दैट इज मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायस बेसिस रिक्वायरमेंट्स यानी मूल अपेक्षाएं और विशिष्टताओं पर चर्चा यहाँ पर होता है। अगला जो सेक्शन टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है वह एक शिक्षार्थी की विशेषताएं। इस सेक्शन में ये देखना होता है कि स्टूडेंट की क्या क्वालिटीज होते हैं, स्टूडेंट की क्वालिटीज को आप कैसा समझते हैं, क्योंकि आपको एक बेहतर टीचर बनना है। जब आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो जाहिर सी बात है आपको ये देखना जरूरी है कि स्टूडेंट्स में क्या क्वालिटीज है। अगर आप स्टूडेंट की क्वालिटीज को परखना जानेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी समझना जानेंगे, बाल मनोविज्ञान को बेहतर रूप से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, तो आप स्टूडेंट्स पर अपने विचारों को बेहतर रूप से प्रभावित कर सकेंगे, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को बेहतर रूप से ट्रांसमिट कर सकेंगे, प्रसारित कर सकेंगे। इस सेक्शन में किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षणिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये साइकोलॉजी का सेक्शन हो जाता है। यहाँ पे ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये एक प्रकार से मिक्स्ड बैग है। यहाँ पर साइकोलॉजी, सोशलॉजी, फिलॉसफी कई एक सेक्शंस को जोड़ दिया गया है। वैसे भी स्टूडेंट्स, अगर हम एजुकेशन विषय को देखें तो वो एक अकेला विषय नहीं है, वहां पे 3 से 4 विषयों का संयोग होता है। टीचिंग एजुकेशन विषय यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में अगर देखा जाए तो उसमें सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है। सोशलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इसके साथ साथ रिसर्च तो जनरली हर एक विषय में होता है। इस प्रकार से 4 विषयों का योग होता है। लगभग उसका समराइज रूप ये टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में काफी ज्यादा कठिनाई इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर स्टूडेंट आर्ट साइड के एक किसी विषय से भी रिलेटेड है, मान लीजिए वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, तो भी उसको फिलॉसफी की और सोशलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है। और अगर कहीं आर्ट के अन्य क्षेत्र जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो उसके लिए और कठिनाई हो जाती है।
अब यहाँ पर आपको कठिनाई गिनाने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं आपको ये बताने के लिए कि आपको ऐसी स्थितियों में किस प्रकार से अपना अध्यापन करना होता है। यहाँ पर हमें अपने आप में फीलिंग पैदा करनी होती है कि हम एक उच्च शिक्षण में, ये ध्यान रखिएगा, कई बार हम टीचर की फीलिंग तो लाते हैं लेकिन सेकेंडरी फीलिंग पे लाते हैं, यानी कि मध्य जो सेकेंडरी एजुकेशन का टीचर होता है या प्राइमरी एजुकेशन का टीचर, तो यहाँ बड़ी गलतियां हो जाती है। स्टूडेंट्स एक चीज और बता दो, टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुतायत प्रश्न गलत होते हैं उनके जिन्होंने बीएड किया है, और जिन्होंने बीएड नहीं किया उनका तो वैसे भी गलत होता है, लेकिन जिन्होंने बीएड किया उनका जरूर गलत होता है। कारण क्या है कि जब हम बीएड करते हैं तो हम जो टीचिंग पेडागॉजी पढ़ते हैं वो प्राइमरी या जूनियर सेक्शन की पढ़ते हैं, और आप मैक्सिमम किताबें जो पढ़ते हैं वो प्राइमरी और जूनियर सेक्शन की पढ़ते हैं, क्योंकि आप जब बीएड कर रहे होते हैं तो वो पेडागॉजी सीनियर सेकेंडरी प्राइमरी जूनियर से रिलेटेड होता है। जबकि पेडागॉगी का मतलब क्या होता है? पढ़ाने का तरीका। बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा, पढ़ाने का तरीका। तो हम कैसे पढ़ाते हैं, हम अपनी बात को कैसे बताते हैं, हाउ वी डिलीवर द इंफॉर्मेशन टू माय स्टूडेंट्स, हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे अपनी सूचनाओं को देते हैं, इसे हम पेडागॉगी कहते हैं। तो पेडागॉगी जो होता है वो हर स्तर से बदलता है। प्राइमरी लेवल पे उसका डेमोन्स्ट्रेशन अगर मेथड अपनाया जाएगा तो सेकेंडरी लेवल पे डिस्कशन मेथड, तो टर्शरी यानी हायर लेवल पे वही लेक्चर मेथड हो जाता है। तब सोचिए, अगर आपने एक पुस्तक प्राइमरी और सेकेंडरी की पढ़ी है, उसमें पेडागॉगी पढ़ा है, और अगर उसी पेडागॉगी पर आप हायर का उत्तर देंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन वही रहेंगे, विकल्प वही रहेंगे, लेकिन उत्तर आपके गलत हो जाएंगे। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? मानसिकता बदलने की जरूरत है। आपको ये सोचने की जरूरत है कि उच्च शिक्षा का शिक्षक कैसे बिहेव करता है। अतः यहाँ पर अनुभव उत्पन्न कर पाना मुश्किल है। अतः मैं आपके लिए ये करता हूं कि मैं जो आपकी क्वेश्चंस आए हैं 15 इयर्स में, उनका शॉर्ट लिस्टिंग करके, उनको इन डेप्थ एनालिसिस करके, उनके ऊपर व्यवहारिक उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आप में एक स्किल पैदा हो सके कि ऐसे सर्टेन सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस बात का यहाँ पर बहुत ध्यान देना जरूरी है कि इन सारे सिचुएशंस में हमें किस प्रकार से रिएक्ट करना है, हमें कैसे अपनी बातों को कहना है, हमें कैसे क्या उत्तर, किस प्रश्न की में हमें क्या उत्तर का चयन करना है। स्टूडेंट्स, मैं सिलेबस को और आगे बढ़ाऊं तो सिलेबस में तीसरा सेक्शन है शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षणिक वातावरण। तो यहाँ पे मैंने भी बताया कि आपको इंस्टीट्यूशन के, आपको टीचर के, आपको मटेरियल के, आपको इफेक्टिंग ऑफ द टीचर, यानी कि इन सारी चीजों पर व्यवहारिक अध्ययन करना होता है। इन सारी चीजों को गहराई से समझने की जरूरत होती है। चौथा पॉइंट जो हमारे सिलेबस में है वो है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पद्धति पर अध्ययन अध्यापन कैसे किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिए कि ऑफलाइन इंपॉर्टेंट है, परंतु ऑनलाइन उससे भी ज्यादा कहीं गुना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम ऑफलाइन को देखें तो ऑफलाइन एक दृष्टिकोण से हम आमने सामने क्लासरूम कम्युनिकेशन में देख सकते हैं, लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां होती है जहां आमने सामने का क्लासरूम कम्युनिकेशन कर पाना संभव नहीं होता। आमने सामने के क्लासरूम कम्युनिकेशन में इससे दिक्कत होती है क्योंकि हम इस स्पेस में, यानी कि हमारे से शिक्षण संस्थानें दूर हैं, या हम माइग्रेटेड हो चुके हैं, हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे चले जा चुके हैं, हमारे आसपास अच्छे बेहतर शिक्षण संस्थान नहीं है, हम ऐसी मजबूरी स्थिति में हैं जहां पर हम शैक्षणिक रूप से और औपचारिक रूप से शिक्षण नहीं ले सकते। और आज अगर हम देखें तो उस चीज का एक बेहतर एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी क्या है, कोरोना के इस दौर में हमारे लिए कोचिंग संस्थानों में जाकर शिक्षण ले पाना बहुत कठिन है। अतः इस समय ऑनलाइन एक प्रकार से संजीवनी का रोल अदा कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन की विशेषताओं को अध्ययन करना होगा। दोनों की अपनी अपनी पद्धति है, उस पद्धति में हमें क्या देखना है, कैसे देखना है, इन बातों को समझना होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो अगला सेक्शन इस यूनिट की इस यूनिट में है वो है हमारा शिक्षक सहायक सामग्री प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। यानी अभी तक जो हम प्रणाली अपनाते चले आए, जनरली क्या सब प्रणाली अपनाते चले आए, चौक एंड बोर्ड, फिर हम डस्टर और मार्कर पे आ गए। अब देखें तो हम सीधा सीधा कहा जाए तो टेक्निकल और
आईसीटी बेस्ड कंप्यूटेड सिस्टम पर आधारित ब्लैक बोर्ड या मॉनिटर्स का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से लगातार आईसीटी पर बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज में बदलाव हो रहे हैं इनमें उन सेक्शंस पे स्टडी करना है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमारा लास्ट सेक्शन एजुकेशन का है जिस पर वर्क करना है वो है मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम यानी मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार मतलब क्या नया हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, सीजीपीए क्या है, अगर हम देखें तो एक परसेंटेज सिस्टम, परसेंटाइल सिस्टम। अब ये सारी चीजों को बेहतर रूप से समझना जरूरी है। जैसे स्टूडेंट्स आप यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक तरफ स्कोर दिया जाता है और उसके साथ ही साथ एक परसेंटाइल दिया जाता है। तो अब यहाँ पर होता है कि परसेंटाइल, बहुत से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि परसेंटाइल निकलता कैसे है, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। अतः उसको हम इग्नोर करते हुए सीधा स्कोर को देखते हैं और कहते हैं चलो हम इतने परसेंट पे आए, अतः हमारा इतना परसेंट हो गया, चलिए ठीक है हम पास हो गए, फेल हो गया। हमें ना उसका विषय में ज्ञान है। और बहुत बच्चे, इसको देखा गया कि इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में कहा अच्छा ठीक है ये जो परसेंटाइल है ये आपका कितना है और ये परसेंटाइल कैसे निकला, ये परसेंटाइल का क्या मतलब होता है। मैंने देखा कि मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं लेकिन उनसे अगर पूछो कि बेटा ये परसेंटाइल, तो सर ये नहीं समझ में आता। जाहिर सी बात है अगर ये उन्हें ही नहीं पता होगा तो वो आगे अपने कैसे स्टूडेंट्स को संप्रेषित करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स मैं ये मानता हूं कि हमें मूल्यांकन कि इस सेक्शन को बड़ी गहराई से देखना होगा और वैसे भी बिना मूल्यांकन किए ये नहीं समझा जा सकता कि बेहतर पढ़ाया गया। मैं भले ही कहूं कि मैं 17 सालों से 18 साल से पढ़ा रहा हूं, कोई टीचर भले ही कहे कि हम 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना अपनी जगह है परंतु रिजल्ट भी तो आना जरूरी है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो हम कितना भी अच्छा काम करें वो इंपॉर्टेंट नहीं। हम भले ही कहें कि हम सिर्फ और सिर्फ नेट और जेआरएफ के क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र में वर्क करना नहीं इंपॉर्टेंट है बल्कि हम कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं। मूल्यांकन हर चीज है, हर चीज का इंपॉर्टेंट सार है। भाई लास्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। रिजल्ट अगर बेहतर है तो हम बेहतर है, अगर रिजल्ट बेहतर नहीं तो हम कतई बेहतर नहीं। तो स्टूडेंट इसमें क्या पढ़ना है ये मैंने आपको आज डिस्कस किया। इस छोटे से एक वीडियो में मैं आपको सिलेबस कंटेंट में क्या पढ़ना था इसको मैंने अभी आपको बताया। अब इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। स्टूडेंट्स एक प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने 15 साल के क्वेश्चंस का निचोड़ से निकाला है। एक प्रकार से मैंने मठानी लेके मठ दिया है और उसके बाद जो क्रीम निकल के आया है वो मैं आपके लिए परोसूंगा, यानी उसको प्रोवाइड करूंगा, वो बटर होगा। अब मेरा अगला वीडियो इसी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जो ईयरली क्वेश्चन से निकल रहे हैं उनके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट है इसे हल्के में कभी मत लीजिएगा। जनरली क्या होता है कि हम जैसी फिलॉसफी लेके चलते हैं उस फिलॉसफी पर क्वेश्चन मेकर्स नहीं सोचते। हमारी सोच हमें बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सोच कहां से ले आए, हमारा अनुभव तो जल्दी नहीं विकसित हो सकता। इसलिए मैं जो आपको अपने पढ़ाने की नीति रखता हूं वो उसको शेयर करना चाहूंगा। मेरी नीति ये होती है कि सबसे पहले जो कोर्स है, जो टॉपिकल स्टडीज हैं, जैसे अभी मैंने आपको सिलेबस के ये बिंदु बताए, अब इन बिंदुओं पर नोट्स को पहले प्रिपेयर किया जाए, यानी एक एक बिंदु पर एक एक पॉइंट्स पर नोट्स को प्रिपेयर किया जाए। एक एक सेक्शन पे मैं अपने डेप्थ अध्ययन के आधार पे नोट्स बनाता हूं। उसके बाद लगभग ये नोट्स ही अपने आप में 50 से 60 70 80 पन्नों तक हो जाता है, वो भी प्रिंटेड मैटर का। क्योंकि रिटन अगर कराऊंगा तो रिटन में तो इतना वक्त लग जाएगा कि एग्जामिनेशन 2-3 बीत जाएंगे, फिर भी मैं उतना जितना मुझे पढ़ाना है मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं देखता हूँ बहुत से संस्थानों में टीचर्स जो हैं वो रिटन कराते हैं, तो यूजीसी नेट जेआरएफ में रिटन, कोई आईएएस पीसीएस की परीक्षा तो है नहीं कि रिटन कराया जाए। तो राइटिंग्स कराने के बजाय मैं आपको एक्सप्लेनेशन पर बल देता हूं, चीजों को समझने पे बल देता हूं और समझाने लिखवाने का जब वक्त आता है तो मैं प्रिंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूं। अभी ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं प्रिंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड कर देता था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के रूप में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो पीडीएफ के रूप में आपको जो मैंने आज पढ़ाया उसका एक पीडीएफ मिलता चलेगा और उससे आप लाइन टू लाइन स्टडी करते चलेंगे, समरी करते चलेंगे। इस प्रकार से मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में एक क्लासेस के थ्रू पॉइंट्स को देता चलूंगा।
एक चीज और स्टूडेंट्स, जब ये सेक्शंस को मैं कवर कर लेता हूं तो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डील करता हूं वो है ईयरली क्वेश्चंस। देखिए मैंने देखा कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पे। मैं ये नहीं कहता कि वो खराब है या उनमें कुछ हमसे कम है, ये कहना अपने आप में अतिशयोक्ति होगी। लेकिन हम क्या करते हैं उसको हम आपको बताना चाहेंगे। हमने देखा कि वे केवल कंटेंट को पढ़ाते हैं, वो भी बहुत डेप्थ से नहीं, कंटेंट को केवल एक सरसरी निगाह से, और जिस मैटर पे उनका कमांड है उसको तो चलिए वो बहुत डेप्थ से देख लेते हैं। कुछ टीचर हैं जो साइकोलॉजी और फिलॉसफी के हैं और वो एजुकेशन भी पढ़ा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो उनका साइकोलॉजी और फिलॉसफी से रिलेटेड सेक्शन है उसको तो डेप्थ में देख लेते हैं, और उसके बाद फिर वापस से वहीं आ जाते हैं कि ठीक है उसको किसी तरह से सतही अध्ययन करके गुजार दिया जाए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है पहले इन सारे सेक्शंस को डेप्थ में पढ़ाना, और फिर जो अब तक ईयरली क्वेश्चंस आए हैं 15 साल का क्वेश्चन 2014 से लेकर 2019 तक में जो भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको पूछा जाना हो सकता है, जिन पर नए आधार पे बनाया जा सकता है, या जिनसे क्वेश्चंस कुछ नए निकल के आते हैं, मैं आपको वो 15 साल के क्वेश्चंस इन डेप्थ एनालिसिस करता हूं। यानी पहले तो मैं आपको पूरा कंटेंट पढ़ाऊंगा, उसके बाद 15 साल के क्वेश्चन। 15 साल के क्वेश्चंस एक यूनिट में देखा जाए तो लगभग 100 से 150 क्वेश्चन तक हो जाते हैं। 100 से 150 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन को अगर डिस्कस किया जाए तो एक ही क्वेश्चन पे लगभग 5 से 10 मिनट लग जाता है। अगर हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो वक्त बहुत ज्यादा लगता है। जाहिर सी बात है इसे लिखा पाना पॉसिबल नहीं, इसीलिए मैंने इसको पीडीएफ नोट्स बना दिया और आपको मैं प्रोवाइड करूंगा नोट्स को, और उसको एक एक क्वेश्चंस को डील करते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। और इस प्रकार से इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। फिर तत्काल ही एक टेस्ट, जैसे टीचिंग पढ़ाया तो टीचिंग के क्वेश्चंस और टीचिंग का एक टेस्ट 50 क्वेश्चन का लेता हूँ। इस प्रकार से मैं आपको पूरा टोटल इन ऑल देखा जाए तो टीचिंग पे लगभग 100-125 पेजेस का एक मैटर कंप्लीट करके अध्ययन कराता हूँ। स्टूडेंट, मैं अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगा जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। हो सकता है महत्वपूर्ण बिंदुओं का वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो उसे भी 2 एक सेक्शन में बांटूंगा। अतः तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।